दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईसीएआर टेक्नीशियन के लिए सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, साथ ही सारे ऑप्शन का फुल एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका आंसर है अपोलो 11। अपोलो 11 इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। अपोलो 11 की बात कर लें तो ये अंतरिक्ष यान 16 जुलाई 1969 को 1969 को रवाना हुआ और 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहुंचा। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। अपोलो 11 वह अंतरिक्ष यान है जो सबसे पहले चंद्रमा के या फिर दूसरे ग्रह के नमूने लाने में सफल रहा और चंद्रमा से वापस पृथ्वी तक भी यही पहुंचा था। तो अपोलो 11 प्रथम अंतरिक्ष यान है जो मानव सहित चंद्रमा पर पहुंचा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है कतार देश फीफा वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी करेगा और ये 18 नवंबर से 20 दिसंबर के मध्य आयोजित होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में ये है कि ये 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच आयोजित होगा और ये कतार देश में आयोजित होने वाला है। ये अरब जगत में होने वाला अब तक का पहला विश्व कप होगा। तो अरब देश में पहला विश्व कप 2022 में होगा फीफा वर्ल्ड कप। और ये है दक्षिण कोरिया और जापान में 2002 के बाद दूसरा वर्ल्ड कप आयोजित होगा। इसके अलावा टूर्नामेंट में 32 टीमों को सम्मिलित करने वाला अंतिम भाग होगा और ये पहला वर्ल्ड कप होगा जो ग्रीष्म ऋतु में आयोजित नहीं किया जाएगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी। मौजूदा विश्व कप चैंपियन फ्रांस है और कतार की भीषण गर्मी के कारण ये विश्व कप नवंबर के अंत से दिसंबर के मध्य होगा, यानी कि 21 नवंबर से 18 दिसंबर के मध्य आयोजित होने वाला होगा, जिससे ये मई, जून और जुलाई में आयोजित नहीं होने वाला पहला टूर्नामेंट बन जाएगा। तो मई, जून और जुलाई में आयोजित नहीं होने वाला पहला टूर्नामेंट है फीफा वर्ल्ड कप और इसका चैंपियन फ्रांस है। कब आयोजित होगा? तो कतार में आयोजित होगा 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला फ्रेंच कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला फ्रेंच कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। फ्रेंचों ने पहली बार कारखाना सूरत में स्थापित किया था। पहली बार सूरत में कारखाना 1667 में स्थापित किया गया और फ्रेंचों द्वारा कारखाना सूरत में 1667 में स्थापित किया गया, ये आपको याद रखना है। पहला कारखाना 1667 में सूरत में स्थापित किया गया और दूसरा मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। कालबेलिया निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। लोक नृत्य का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप सभी क्वेश्चन या फिर सभी लोक नृत्य याद कर लीजिए कौन सा किस स्टेट का है। राजस्थान का कालबेलिया और घूमर है। इस प्रकार से आपको अपने अपने स्टेट का याद होना चाहिए। भारत के किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है केरल राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुरू की है। तो आपको याद होना चाहिए कि राज्यपाल कौन है केरल के, तो
आरिफ मोहम्मद खान, नोट कर लीजिए, आरिफ मोहम्मद खान है इसके राज्यपाल केरल के। उन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं इंदिरा सागर परियोजना क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर बांध भारत में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नगर में नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने क्या कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। आधुनिक भारत के मंदिर, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किने कहा है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है डॉ जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। परियोजना की आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। तो इंदिरा गांधी ने रखी थी, जो 23 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी। उन्होंने आधारशिला रखी थी। आधारशिला की डेट दे रखी है इसमें 23 अक्टूबर 1984 को ये आधारशिला रखी थी इंदिरा सागर परियोजना की। 23 अक्टूबर 1984 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। मुख्य बांध निर्माण 1992 में शुरू हुआ। तो मुख्य बांध का निर्माण 1992 में शुरू किया गया। इस परियोजना में 92 मीटर ऊंचे और 653 मीटर लंबे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह 1230 वर्ग किलोमीटर भूमि में सिंचाई प्रदान करता है। तो इंदिरा सागर परियोजना 1230 वर्ग किलोमीटर में सिंचाई का कार्य करती है। इसे मई 2005 में कमीशन किया गया था। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम और बीच संयुक्त उद्यम के रूप में बनाया गया इंदिरा नदी इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है। तो आप इसे पढ़ लीजिए, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2021 में सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। अब पीयूष गोयल के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। गोयल ने थावर चंद गहलोत का स्थान लिया है। तो ऑप्शन में आपको थावर चंद गहलोत भी दिया गया था, वह राज्यसभा में पहले नेता थे और उनकी जगह अब कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल को चुना गया है, जिन्होंने हाल ही में कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो कर्नाटक के 19वें राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत जो कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं। गोयल की नियुक्ति संसद के मानसून सत्र से पहले हुई है। 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त को खत्म होगा। गोयल ने 8 जुलाई को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये पीयूष गोयल के बारे में डिटेल है। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स हैं। ओम बिरला लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओम बिरला। ये ऑप्शन की बात की जा रही है। जो क्वेश्चन था हमारा उसमें ऑप्शन दे रखे थे 4, उनमें से हम 3 जो ऑप्शन है उन पे बात कर रहे हैं। ये राजस्थान में कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। संसद से पहले ये 3 बार राजस्थान की विधानसभा के लिए चुने गए थे और राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद अभी राजस्थान में नहीं है। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि
किसमें विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद राजस्थान में भी नहीं है। नरेंद्र मोदी 2014 के बाद भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री, इनकी 2014 के बाद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 2001 से 14 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे वाराणसी से सांसद हैं। थावरचंद गहलोत व कर्नाटक के वर्तमान और 19वें राज्यपाल हैं। वह मध्य प्रदेश से कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश से कर्नाटक में पहली बार सेवा दे रही हैं। यानी कि राज्यपाल जो होता है वह उसी राज्य का नहीं होता, यानी कि राजस्थान का जो राज्यपाल है वह राजस्थान से नहीं होना चाहिए, ये इसकी योग्यता होती है। तो जिस स्टेट के आप राज्यपाल बन रहे हो, आप उस स्टेट के निवासी नहीं होने चाहिए, ये एक राज्यपाल की योग्यता होती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है? तो आपको ऑप्शन दे रखा है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श होती है। काली मिट्टी के बारे में बता रखा है इसमें, काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, इसका सेकंड नाम भी है काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी, बड़े पैमाने पर दक्कन के पठार में पाई जाती है, जिसमें दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्से आते हैं। कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है काली मिट्टी। इसके लिए थोड़ी सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें उच्च जल धारण की क्षमता होती है। काली मिट्टी में उच्च जल धारण की क्षमता होती है। गिल्ली होने पर ये उभर जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है। स्व जुताई काली मिट्टी की एक विशेषता है, क्योंकि ये सूखने पर चौड़ी दरारें विकसित करती है। तो ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये स्टेट के नाम याद होने चाहिए। कपास के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी इन स्टेट में पाई जाती है, और कपास की खेती भी इन्हीं स्टेट में की जाती है। तो यहाँ आपके 4 या 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप उन सबको याद करें। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास थे काली मिट्टी, सेकंड ऑप्शन था लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी की बात करें तो ये क्रिस्टलीय आग्नेयी चट्टानों पर विकसित होती है। ये कम वर्षा के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे दक्कन के पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में। ये गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। ये उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। उच्च वर्षा के कारण चूना और सिलिका दूर चली जाती है, और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पीछे रह जाते हैं लेटेराइट मिट्टी में। चूंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। लेटेराइट मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। इससे उर्वर बनाने के लिए उर्वरकों के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम और ओडिशा के हिस्सों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन माउंट आबू में स्थित है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अब इम्पोर्टेंट मंदिर की बात कर लेते हैं कि कौन से मंदिर कहाँ स्थित है। सबसे प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर में 5 मंदिरों का समूह है, जिन्हें दिलवाड़ा मंदिर कहा जाता है। तो 5 मंदिर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है विमल वसाई मंदिर, लूना वसाई मंदिर, पीतलहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इन 5 मंदिरों के समूह को दिलवाड़ा के मंदिर कहा जाता है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। विमल वसाई 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ को समर्पित है। पितलहर मंदिर प्रथम जैन तीर्थ श्री आदिनाथ को समर्पित है।
पार्श्वनाथ ये 23वें जैन तीर्थंकर को समर्पित है और महावीर स्वामी जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे उनको समर्पित है। तो ये भी आपको याद करना है। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक का क्वेश्चन है, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? तो 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अब पूछा जा सकता है कि बिंदुसार कौन थे? तो बिंदुसार अशोक के पिता थे। बिंदुसार अशोक के पिता थे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? तो इसका है जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और बिंदुसार अशोक के पिता थे। ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे अशोक का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इन 2 क्वेश्चन को एक बार जरूर याद करें। अशोक मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। अशोक को देवनाम व प्रियदासी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध में सामूहिक मृत्यु को देखने के बाद उन्होंने आक्रमणों को समाप्त करने का फैसला लिया और स्वयं बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। अशोक ने प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। अशोक भारतीय इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने पत्थरों पर खुदे हुए अपने अभिलेखों को छोड़ा। अशोक ने सांची महान स्तूप बनाया और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। तो ये आपको याद रखना है। अशोक किसका पुत्र था? तो उनका नाम था बिंदुसार, जिनके अशोक पुत्र थे। और बिंदुसार को यूनानी राजदूत अमित्रोचेट्स के नाम से भी बुलाते थे। तो बिंदुसार को अमित्रोचेट्स भी कहा जाता था। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। योग दिवस पूछा जा सकता है, तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 29 अगस्त खेल दिवस होता है और 21 जून को योग दिवस होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो बौद्ध संगीति 4 बार आयोजित की गई। 1, 2, 3, 4 बार। 4 बार बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और द्वितीय जो दूसरी बौद्ध संगीति थी ये वैशाली में आयोजित की गई। हम देख लेते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ और किसने आयोजित की। तो बौद्ध संगीति पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व। जो स्थान था राजगृह और शासक थे अजातशत्रु, इन्होंने आयोजित की थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक शासक ने आयोजित की थी 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा आयोजित की गई। और चौथी बौद्ध संगीति थी जो पहली सदी में 78 ईसा पूर्व आयोजित की गई। ये कश्मीर के शासक कनिष्क ने आयोजित की थी और वहां उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर भी बसाया था और इसके अध्यक्ष रहे थे वसुमित्र। तो चौथी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अध्यक्ष आप 2 याद कर लीजिए। अशोक के टाइम अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस और वसुमित्र था कनिष्क के टाइम। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती है।